Dear students, welcome again in the class of Law of Torts. In our last lecture, we discussed about the nature and definition of tort. अपकृत्य की प्रकृति तथा परिभाषा की हम लोग चर्चा कर रहे थे, जिसमें हम लोगों ने मीनिंग ऑफ टॉर्ट एंड डिफिनीशन ऑफ टॉर्ट को डिस्कस किया था। आज के लेक्चर में हम लोग इसी टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए इसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ टॉर्ट अर्थात अपकृत्य के आवश्यक तत्व को डिस्कस करेंगे। तो आप यहाँ हेडिंग नोट कर सकते हैं, इसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ टॉर्ट, अपकृत्य के आवश्यक तत्व। टॉर्ट के 4 इसेंशियल एलिमेंट्स हैं, जिसे आप लोग सिनॉप्सिस में देख सकते हैं। किसी किसी बुक में 3 ही इसेंशियल एलिमेंट्स दिए गए हैं, तो वह भी सही है। केवल वहाँ 2 एलिमेंट्स को एक में मर्ज करके एक्सप्लेन किया गया है। तो पहला इसेंशियल एलिमेंट है रॉन्गफुल एक्ट बाय डिफेंडेंट, प्रतिवादी द्वारा दोषपूर्ण या अपकारपूर्ण कार्य। यहाँ एक्ट के अंतर्गत ओमिशन भी इंक्लूड है। यहाँ कार्य के अंतर्गत ओमिशन भी इंक्लूड है, यानी जो पहला एलिमेंट है रॉन्गफुल एक्ट बाय डिफेंडेंट, तो यहाँ जो एक्ट वर्ड यूज किया गया है वहाँ एक्ट के अंतर्गत ओमिशन भी इंक्लूड है। तो यहाँ एक्ट का क्या तात्पर्य है, कार्य का क्या तात्पर्य है? तो जहां लॉ कोई एक्ट यानी कार्य करने से मना करती है और कोई व्यक्ति उसे करता है, तो वह कार्य या एक्ट कहलाता है। इसी प्रकार से ओमिशन यानी लोप, लोप का मतलब कार्य को न करना, यानी ओमिशन या लोप का तात्पर्य है कि जहां लॉ कोई एक्ट यानी कार्य करने के लिए कहती है और कोई व्यक्ति वह कार्य या एक्ट नहीं करता है, तो वह ओमिशन यानी लोप कहलाता है। इस प्रकार जहां भी हम एक्ट वर्ड यूज करेंगे वहां आप इसके अंतर्गत ओमिशन को भी इंक्लूड मानेंगे। तो जो पहला एलिमेंट है रॉन्गफुल एक्ट बाय डिफेंडेंट, तो रॉन्गफुल एक्ट क्या है? यहां दोषपूर्ण कार्य क्या है? तो रॉन्गफुल एक्ट वह एक्ट होता है जो विदाउट एनी लीगल जस्टिफिकेशन, अर्थात बिना विधिक औचित्य के या बिना किसी उचित कारण के किया जाता है। यानी ऐसा कार्य जो बिना किसी लीगल जस्टिफिकेशन के किया जाता है, वह रॉन्गफुल एक्ट कहलाता है। किसी भी एक्ट को रॉन्गफुल एक्ट तब माना जा सकता है जब वह किसी व्यक्ति के 3 प्रकार के प्राइवेट राइट्स का इन्फ्रिंजमेंट या वायलेशन करता है। पहला, राइट्स ऑफ रेपुटेशन। दूसरा, फ्रीडम ऑफ राइट्स ऑफ प्रॉपर्टी। एंड थर्ड इज राइट्स ऑफ बॉडीली सेफ्टी, अर्थात किसी व्यक्ति की अच्छी प्रतिष्ठा या ख्याति का, या संपत्ति के अधिकार का, या किसी व्यक्ति की शारीरिक सुरक्षा बॉडीली सेफ्टी के अधिकार का वायलेशन करता है, तो वह एक्ट रॉन्गफुल एक्ट माना जाता है। यानी प्रत्येक व्यक्ति को यह राइट होता है कि वह अपने रेपुटेशन को बनाए रखे, अपनी संपत्ति का जो उसका राइट है उसको बनाए रखे, या अपनी शारीरिक सुरक्षा को बनाए रखे। अगर कोई व्यक्ति इन राइट्स में कोई इन्फ्रिंजमेंट करता है तो वह रॉन्गफुल एक्ट करता है, ऐसा कहा जाएगा। टॉर्ट के लिए इसेंशियल है कि डिफेंडेंट द्वारा ऐसा कोई एक्ट या ओमिशन हुआ हो, कोई ऐसा कार्य या दोष हुआ हो जिससे प्लेंटिफ के लीगल राइट्स का वायलेशन हुआ हो, और यह एक्ट
या ओमिशन रॉन्गफुल होना चाहिए, दोषपूर्ण होना चाहिए। जैसा कि हमने पीछे चार्ट के माध्यम से बताया भी था, लेकिन पुनः आप इस चार्ट को देख सकते हैं। रॉन्ग, लीगल रॉन्ग, मोरल रॉन्ग, और लीगल रॉन्ग में पब्लिक रॉन्ग एंड सिविल रॉन्ग या प्राइवेट रॉन्ग। रॉन्ग क्या होता है? अटैक ऑन इंटरेस्ट, हितों पर आक्रमण या आघात होता है, जैसा कि हमने पीछे बताया। रॉन्ग यानी दोष दो प्रकार का होता है, लीगल रॉन्ग विधिक दोष, दूसरा मोरल रॉन्ग नैतिक दोष। लीगल रॉन्ग भी दो तरीके का होता है, पब्लिक रॉन्ग एंड सिविल रॉन्ग। तो यहाँ जो कहा गया कि एक्ट या ओमिशन, कार्य या लोप रॉन्गफुल होना चाहिए, दोषपूर्ण होना चाहिए, यानी लीगल रॉन्ग होना चाहिए। यदि रॉन्ग केवल मोरल या सोशल है, यानी नैतिक या सामाजिक है, तो उसके लिए कोई लायबिलिटी नहीं हो सकता, कोई उत्तरदायित्व नहीं बनता है, मोरल रॉन्ग होगा तो। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए कोई व्यक्ति सड़क पर भूखों मर रहा है और मैं वहीं पिज्ज़ा, बर्गर, समोसा या पकौड़ा खा रहा हूं और मैं देख रहा हूं कि वह व्यक्ति भूख से मर रहा है, लेकिन मैं उसको बचाता नहीं हूं भूख से मरने से, तो यह केवल मोरल रॉन्ग है, यहाँ केवल नैतिक दोष है, विधिक दोष नहीं है, लीगल रॉन्ग नहीं है। इसके लिए मैं तब तक लाइबल नहीं हो सकता जब तक यह प्रूफ न हो जाए कि उस भूखे मरते हुए व्यक्ति को बचाने के लिए लीगली बाउंड था, विधिता बाध्य था, तब तक मैं लाइबल नहीं ठहराया जाऊंगा। दूसरी तरफ लीगल रॉन्ग का एग्जाम्पल देख सकते हैं। यदि कोई व्यक्ति जो कि किसी गार्डन का मेंटेनेंस करता है, उसकी देखभाल करता है, बागीचे का, और उस गार्डन में कुछ जहरीले पेड़ उगे हुए हैं और उनमें जहरीले फल भी लगे हैं, लेकिन वह व्यक्ति जो उसके देखभाल करता है उस पर कोई फेंस नहीं लगाता है, यानी कोई बाड़ या घेरा नहीं लगाता, यानी बाड़ या घेरा लगाने में वह फेल रहता है, जिससे कुछ बच्चे उस बागीचे में प्रवेश कर जाते हैं और उसके फल को, उसके फ्रूट्स को तोड़ करके खा लेते हैं और उनकी डेथ हो जाती है, उनकी मृत्यु हो जाती है। तो वह व्यक्ति इस प्रकार के रॉन्ग के लिए लाइबल होगा, क्योंकि उसकी ड्यूटी थी कि वह सुरक्षा के उपाय करे, लेकिन उसने फेंस लगाने में वह फेल रहा, जिसके कारण वे बच्चे उस बागीचे में प्रवेश किए, यानी उसने निग्लिजेंस किया, यानी अपनी जो ड्यूटी थी उसको ब्रीच किया, भंग किया, इसलिए यहां उसकी लाइबिलिटी एराइज होगी, यानी यह लीगल रॉन्ग होगा। टॉर्ट का दूसरा एलिमेंट है लीगल रेमेडी, विधिक उपचार। लॉ ऑफ टॉर्ट के अंतर्गत रॉन्गफुल एक्ट के लिए लीगल रेमेडी डैमेजेज है, क्षतिपूर्ति है, जिसकी वसूली इंजर्ड पर्सन द्वारा, यानी जो क्षतिग्रस्त व्यक्ति है उसके द्वारा सिविल कोर्ट में सूट फाइल करके किया जाता है। इन अदर वर्ड्स, वह एक्ट सिविल रॉन्ग की कैटेगरी में आता है जिसके लिए लॉ परमिशन ग्रांट करती है कि सिविल सूट लाकर डैमेजेज की वसूली की जाए। देयर में बी अदर रेमेडीज आल्सो, अपकृत्य के लिए दूसरे उपचार भी हैं, केवल क्षतिपूर्ति प्राप्त करना या डैमेजेज की कार्रवाई करना ही रेमेडी नहीं है, बल्कि दूसरे भी रेमेडीज हैं, सच एज
स्पेसिफिक रेस्टिट्यूशन, विशिष्ट प्रत्यास्थापन, एंड इंजंक्शन, व्यादेश, यानी क्षतिपूर्ति के साथ साथ जो पीड़ित व्यक्ति है, जो इंजर्ड पर्सन है, वह क्या कर सकता है, वह स्पेसिफिक रेस्टिट्यूशन की कार्रवाई भी कर सकता है और इंजंक्शन यानी व्यादेश की भी कार्रवाई कर सकता है। बट एन एक्शन फॉर अनलिक्विडेटेड डैमेजेज इज द इसेंशियल मार्क एंड द कैरेक्टरिस्टिक रेमेडी फॉर ए टॉर्ट। परंतु अपरिनिर्धारित क्षतिपूर्ति या नुकसानी के लिए कार्यवाही अपकृत्य के आवश्यक पहचान है। यानी मेनली जो कार्रवाई की जाती है क्षतिपूर्ति की ही की जाती है, लेकिन साथ साथ स्पेसिफिक रेस्टिट्यूशन की भी कार्रवाई की जा सकती है और साथ साथ इंजंक्शन यानी व्यादेश की भी कार्रवाई आप कर सकते हैं, जैसा पार्टी चाहे। Thus, tort is a civil wrong, but all civil wrong are not necessarily torts. अतः अपकृत्य एक सिविल दोष होता है, परंतु सभी सिविल दोष अपकृत्य नहीं होते। A tort is a civil wrong which is not exclusively the breach of contract or the breach of a trust or the or other merely equitable obligation. अपकृत्य एक ऐसा सिविल दोष होता है जो न तो एकमात्र संविदा का उल्लंघन और न न्यास का उल्लंघन तथा न ही किसी अन्य साम्यपूर्ण दायित्व का उल्लंघन है। जैसा कि आप डिफिनीशन को डिस्कस किया गया था तो वहां देखे भी थे। यानी टॉर्ट क्या है, टॉर्ट सिविल रॉन्ग है। तो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट और अदर मेरली इक्विटेबल ऑब्लिगेशन, अन्य सामयिक दायित्व जो हैं ये भी सिविल रॉन्ग है, लेकिन सब अलग अलग है। यानी टॉर्ट क्या है, इनसे अलग है। जो डिफरेंस बताएंगे टॉर्ट एंड ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, टॉर्ट एंड ब्रीच ऑफ ट्रस्ट में, तो वहाँ देखा जाएगा कि क्या अंतर है, क्या डिफरेंस है। अब हम टॉर्ट का जो थर्ड एलिमेंट है उसको देखेंगे। अधिकार विधि द्वारा निर्धारित होना चाहिए, राइट फिक्स्ड बाय लॉ। अधिकार विधि द्वारा निर्धारित होना चाहिए। लॉ ऑफ टॉर्ट में जिन राइट्स का वायलेशन होता है दे आर डिटरमिन्ड बाय लॉ, वे विधि द्वारा निर्धारित होते हैं। उनका पार्टीज के कंसेंट से कोई मतलब नहीं होता। जो पक्षकार होते हैं उनके सम्मति से कोई मतलब नहीं होता। ऐसा आपने कॉन्ट्रैक्ट में पढ़ा था कि कंसेंट से मतलब होता है, लेकिन लॉ ऑफ टॉर्ट में कंसेंट से कोई मतलब नहीं होता, क्योंकि पक्षकार जो पार्टीज होते हैं एक दूसरे को पहले से जानते ही नहीं, या जानते भी हैं तो वह इतना नहीं जानते कि कौन सी क्षति कारित की जाएगी हमारे विरुद्ध। यानी उनका पार्टीज के कंसेंट से कोई मतलब नहीं होता। वे विदाउट कंसेंट ऑफ द पार्टीज यानी बिना पक्षकारों की सम्मति के उनके ऊपर विधि द्वारा आरोपित किए जाते हैं, इम्पोज्ड बाय लॉ यानी विधि द्वारा आरोपित किए जाते हैं। और टॉर्ट का लास्ट एलिमेंट है लीगल डैमेज टू द प्लेंटिफ, वादी को विधिक क्षति। टॉर्ट के लिए केवल रॉन्गफुल एक्ट ही नहीं, अपकृत्य के लिए केवल दोषपूर्ण कार्य ही नहीं, बल्कि इस रॉन्गफुल एक्ट से प्लेंटिफ को लीगल डैमेज का होना भी आवश्यक है, वादी को विधिक क्षति का होना भी आवश्यक है। यहां लीगल डैमेज क्या है, विधिक क्षति क्या है? तो यहां लीगल डैमेज वह डैमेज है जो
रिकॉग्नाइज्ड बाय लॉ, यानी विधि द्वारा मान्यता प्राप्त हो, विच इज रिकॉग्नाइज्ड बाय लॉ। डिफेंडेंट के किसी एक्ट से प्लेंटिफ को कुछ इंजरी हो, यह सफिशिएंट नहीं है, यह पर्याप्त नहीं है। इसके लिए आवश्यक है कि प्लेंटिफ को लीगल डैमेज हुई हो, विधिक क्षति हुई हो वादी को, अर्थात प्लेंटिफ के किसी लीगल राइट का वायलेशन हुआ या डिफेंडेंट के द्वारा प्रतिवादी के द्वारा ड्यूटी ब्रीच हुई हो, कर्तव्य भंग हुई हो। वेदर ए डैमेज इज लीगल डैमेज और नॉट कैन बी अंडरस्टूड विद द हेल्प ऑफ टू मैगजीम्स। कोई डैमेज लीगल डैमेज है या नहीं, यानी कोई क्षति या नुकसानी विधिक क्षति या नुकसानी है या नहीं, इसको दो मैगजीम के द्वारा, दो सूत्रों के द्वारा देखा जा सकता है। पहला है इंजूरिया साइन डैमनो और दूसरा है डैमनम साइन इंजूरिया। डैमनो के संबंध में डैमनम टर्म भी यूज किया जाता है। तो यहां आप फर्स्ट मैगजीम को देख सकते हैं, इंजूरिया साइन डैमनो। इंजूरिया मीन्स इंजरी, साइन मीन्स विदाउट एंड डैमनो मीन्स डैमेज, अर्थात इंजरी विदाउट डैमेज, अर्थात बिना हानि के क्षति। इंजरी विदाउट डैमेज अर्थात बिना हानि के क्षति। Thus, according to this maxim, what is necessary is the infringement of a legal right and not the proof of actual loss or damage. अतः इस सूत्र के अनुसार अपकृत्य के लिए यह आवश्यक है कि विधिक अधिकार का उल्लंघन हुआ हो तथा वास्तविक हानि या नुकसानी को सिद्ध करना आवश्यक नहीं है। यहाँ इंजूरिया मीन्स इन्फ्रिंजमेंट ऑफ ए राइट रिकॉग्नाइज्ड बाय लॉ एंड डैमनो मीन्स एक्चुअल डैमेज और लॉस। यहाँ इंजूरिया का अर्थ है किसी अधिकार यानी वादी के अधिकार का उल्लंघन तथा डैमनो का अर्थ है वास्तविक नुकसानी या क्षति यानी एक्चुअल लॉस। इस प्रकार इसका अर्थ है इन्फ्रिंजमेंट ऑफ लीगल राइट विदाउट एक्चुअल लॉस, बिना वास्तविक हानि के विधिक अधिकारों का उल्लंघन। इस प्रकार इस मैगजीम की मीनिंग है कि यदि प्राइवेट लीगल राइट का इन्फ्रिंजमेंट होता है तो प्लेंटिफ को सूट फाइल करने का राइट होगा, चाहे प्लेंटिफ को कोई भी एक्चुअल लॉस या डैमेज यानी वास्तविक हानि या क्षति न हुई हो। Thus, according to this मैगजीम, अतः इस सूत्र के अनुसार टॉर्ट के लिए यह आवश्यक है कि लीगल राइट का वायलेशन हुआ हो तथा एक्चुअल लॉस यानी वास्तविक हानि या नुकसानी को प्रूफ करना आवश्यक नहीं है। यानी एक्चुअल लॉस हुआ है इससे कोई मतलब नहीं। अगर लीगल राइट का वायलेशन हुआ है, विधिक अधिकारों का उल्लंघन हुआ है, तो वह कार्यवाही के योग्य होगा। An illustrative case on the maxim of injuria sine damno is SB वर्सेज वाइट 1703 यानी 1703 का यह केस है। इस मैगजीम के संबंध में एसबी वर्सेज वाइट का जो केस है वह विशेष रूप से उल्लेखनीय है, क्योंकि यह केस इंजूरिया साइन डैमनो जो मैगजीम है उसका जन्मदाता है। यह लीडिंग केस है जिसमें कोर्ट ने प्रिंसिपल ले डाउन किया था
तो आप इस केस को हमेशा याद रखेंगे क्योंकि यह इस पॉइंट पे महत्वपूर्ण केस है और साथ साथ लीडिंग केस भी है, जिसमें प्रिंसिपल या सिद्धांत प्रतिपादित किया गया था, प्रिंसिपल ले डाउन किया गया था। तो सबसे पहले हम इस केस के फैक्ट को जानेंगे, तथ्य को जानेंगे। इस केस का फैक्ट यह है कि प्लेंटिफ लीगली क्वालिफाइड वोटर था। जो वादी था वह कानूनी रूप से योग्यता प्राप्त मतदाता था तथा डिफेंडेंट रिटर्निंग ऑफिसर था। जो प्रतिवादी था वह निर्वाचन अधिकारी था। डिफेंडेंट ने रॉन्गफुली, मैलिशियसली एंड फ्रॉडुलेंटली, दोषपूर्ण, विद्वेषपूर्ण तथा कपटपूर्ण रूप से प्लेंटिफ के द्वारा दिए गए वोट को रजिस्टर करने से इनकार कर दिया। यानी प्लेंटिफ जो था वोट देने का अधिकार रखता था, लेकिन रिटर्निंग जो ऑफिसर था उसने उसका मत रजिस्टर करने से इनकार कर दिया। अतः प्लेंटिफ के वोट करने के लीगल राइट का इन्फ्रिंजमेंट हुआ। उसको राइट था वोट करने का, लेकिन रोक दिया गया, यानी इसके लीगल राइट का वायलेशन हुआ। लेकिन प्लेंटिफ को कोई एक्चुअल लॉस नहीं हुआ था। क्यों नहीं हुआ था? क्योंकि वह जिस कैंडिडेट के फेवर में वोट देना चाहता था वह चुनाव जीत गया था। इस प्रकार प्लेंटिफ को कोई एक्चुअल लॉस नहीं हुआ था। लेकिन इसके बावजूद भी कोर्ट ने कहा कि प्लेंटिफ का क्लेम एक्शनेबल है। वादी का जो दावा है वह कार्यवाही के योग्य है तथा डिफेंडेंट को लायबल ठहराया गया। प्लेंटिफ को 1 पाउंड की नॉमिनल यानी नाम मात्र की क्षतिपूर्ति उसके लीगल राइट को मान्यता प्रदान करते हुए, यानी रिकॉग्नाइज करते हुए प्रदान की गई। इस केस का डिसीजन देते हुए चीफ जस्टिस लॉर्ड होल्ट ने कहा कि, आप पीपीटी में भी जो चीफ जस्टिस लॉर्ड होल्ट ने कहा था उसको देख सकते हैं। Chief Justice Lord Holt held that if the plaintiff has a right, he must of necessity have a means to vindicate and maintain it, and a remedy if he is injured in the exercise or enjoyment of it. And indeed it is a main thing to imagine a right without a remedy, for want of right and a want of remedy are reciprocal। अर्थात मुख्य न्यायाधीश लॉर्ड होल्ट ने अपने निर्णय में कहा कि यदि वादी का कोई अधिकार है तो उसे लागू करने तथा बनाए रखने के लिए साधन भी होना चाहिए, तथा यदि उसे इसके उपभोग में क्षति पहुंचती है तो उसके लिए कोई उपचार भी होना चाहिए, तथा यह कल्पना करना निरर्थक है, बेकार होगा कि उपचार के बिना कोई अधिकार हो सकता है, क्योंकि अधिकार की अनुपस्थिति तथा उपचार की अनुपस्थिति पारस्परिक होती है। चीफ जस्टिस लॉर्ड होल्ट ने आगे कहा कि प्रत्येक इंजरी, जो प्रत्येक क्षति होती है, वह लॉस या डैमेज एराइज करती है, चाहे प्लेंटिफ पर उसका स्पष्ट इफेक्ट या प्रभाव न पड़ता हो। डैमेज केवल धन के रूप में अर्थात पैसे या रुपए के रूप में ही नहीं होती है। किसी व्यक्ति के राइट के एक्सरसाइज में बाधा डालना स्वयं में एक डैमेज है। यानी किसी व्यक्ति को कोई अधिकार है और उस अधिकार को प्रयोग करने में बाधा डाला जाता है तो वह क्या है? एक प्रकार का डैमेज है। यदि कोई व्यक्ति किसी के अगेंस्ट
एब्यूज यानी अपशब्द यानी गलत शब्दों का प्रयोग करता है तो वह 1 पैसे की भी डैमेज या लॉस नहीं पहुंचाता। किसी को कोई व्यक्ति गाली देता है, अपशब्द बोलता है, तो उससे उस दूसरे व्यक्ति को कोई एक्चुअल लॉस नहीं होता है, वास्तविक कोई हानि नहीं होती, फिर भी उसके अगेंस्ट कार्रवाई की जा सकती है। इसी प्रकार यदि एक व्यक्ति दूसरे के शोल्डर को टच करता है, यानी दूसरे के कंधे को मात्र स्पर्श करता है, जिससे उसे थोड़ा सा भी चोट नहीं पहुंचते, फिर भी यह शरीर के प्रति क्षति है। यानी शरीर रखने के जो अधिकार है, बॉडली सेफ्टी यानी शारीरिक सुरक्षा का जो अधिकार है, उसमें हस्तक्षेप हुआ तो यहाँ कार्रवाई की जा सकती है। आप यहाँ क्वेश्चन एराइज कर सकते हो कि यह तो इस प्रकार की घटनाएं तो हमेशा घटती रहती हैं। जब हम ट्रेन में जाते हैं, बस में जाते हैं या अपने फ्रेंड सर्किल में रहते हैं तो दूसरे के शरीर को टच करते हैं, दूसरे के शोल्डर को टच करते हैं, तो क्या टॉर्ट के अंतर्गत कार्रवाई की जा सकती है? तो जैसा कि हमने शुरू में ही बताया कि जब वह विदाउट एनी लीगल जस्टिफिकेशन के हो, बिना किसी विधिक औचित्य के हो, तो कार्रवाई की जा सकती है। इंजरी विदाउट डैमेज, बिना हानि के क्षति से यह संभव है कि प्लेंटिफ को कोई डैमेज यानी हानिकारित न हुई हो और फिर भी रॉन्गफुल एक्ट एक्शनेबल हो। ऐसे कंडीशन में क्वेश्चन यह एराइज होता है कि प्लेंटिफ को कितने डैमेजेस दी जाए। ऐसे किसी केस में नॉमिनल यानी नाम मात्र की नुकसानीदेह होती है, डैमेजेस पेएबल होती है, जैसे केवल 1 रुपये, यानी यह जो अब तक बातें बताए हमने वह सारी बातें चीफ जस्टिस लॉर्ड होल्ट द्वारा कही गई थी। यानी केवल राइट को मान्यता प्रदान किया जाता है, रिकॉग्नाइज किया जाता है। यानी इस केस में प्लेंटिफ का राइट था वोट देने का, और वोट देने के अधिकार से प्लेंटिफ को डिप्राइव किया गया था, वंचित किया गया था, यानी उसके अधिकारों में हस्तक्षेप किया गया था। यानी उसका अधिकार था वोट देने का और उसको वंचित किया गया था। तो यहाँ उसको एक्चुअल लॉस 1 पैसे का नहीं हुआ, लेकिन उसका जो अधिकार था वह बाधित हुआ। तो यहाँ कोई ऐसा नुकसान तो हुआ नहीं था, तो इसलिए यहाँ उसके राइट को रिकॉग्नाइज करने के लिए, मान्यता प्रदान करने के लिए 1 रुपये की क्षतिपूर्ति दी जा सकती है। या जैसे कि हमने एग्जाम्पल बताया कि ट्रेन बस में चल रहे हैं, किसी के शोल्डर को टच कर रहे हैं, धक्का मुक्की कर रहे हैं, तो समानता व कार्रवाई के योग्य होता नहीं। लेकिन अगर विदाउट एनी लीगल जस्टिफिकेशन है, बिना किसी विधिक औचित्य के किया जाता है, तो कार्रवाई की जा सकती है। तो किसी का शोल्डर टच करने से चोट तो लगा नहीं, तो केवल वहाँ नाम मात्र की नॉमिनल डैमेज पेएबल होगा। यानी उसके राइट को, उसके अधिकार को केवल कोर्ट क्या करता है, रिकॉग्नाइज करता है, मान्यता देता है कि हाँ आपका यह राइट था और इन्होंने ब्रीच किया। अगला केस नोट कर सकते हैं, मार्जेट्टी वर्सेज विलियम्स, 1830 का केस है। इस केस में फैक्ट यह था कि प्लेंटिफ का बैंक में काफ़ी पैसा जमा था, डिपॉजिट था, फिर भी डिफेंडेंट यानी बैंक ने उसके चेक का पेमेंट करने से इनकार कर दिया। यानी पैसा था बैंक में प्लेंटिफ का, लेकिन डिफेंडेंट यानी बैंक जो था उसने पेमेंट
यानी भुगतान करने से इनकार कर दिया। यहाँ टॉर्ट में बैंक के अगेंस्ट क्लेम को स्वीकार किया गया। इस केस में भी पेमेंट न होने से प्लेंटिफ को कोई डैमेज नहीं हुई थी, यानी एक्चुअल कोई लॉस नहीं हुआ था, उसका पैसा तो बैंक में पड़ा ही था, लेकिन इसके बावजूद भी उसके लीगल राइट का इन्फ्रिंजमेंट हुआ था, उसके विधिक अधिकारों का उल्लंघन हुआ था, इसलिए यहाँ डिफेंडेंट को लायबल ठहराया गया था। अब हम इंडियन पोजीशन को देखेंगे। तो इंडिया में भी एसबी वर्सेज वाइट के केस में जो प्रिंसिपल ले डाउन किया गया था उसको माना जाता है। इस संबंध में एक इंडियन केस है, द म्यूनिसिपल बोर्ड ऑफ आगरा वर्सेज अशरफी लाल। द म्यूनिसिपल बोर्ड ऑफ आगरा वर्सेज अशरफी लाल 1921 का केस है, इलाहाबाद हाई कोर्ट का। इस केस में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि यदि कोई व्यक्ति इस बात का इंटाइटल्ड है, अधिकारी है कि इलेक्टोरल रोल में, निर्वाचन सूची में उसका नाम हो तथा रॉन्गफुली, दोषपूर्ण रूप से उसका नाम ऐसे इलेक्टोरल रोल में नहीं रखा जाता है और इस प्रकार वह वोट करने के राइट से, यानी मतदान करने के अधिकार से डिप्राइव्ड कर दिया जाता है, वंचित कर दिया जाता है, तो उसे सूट फाइल कर डैमेजेज प्राप्त करने का राइट होगा। अन्य भी केसेज हैं जिसको आप देख सकते हैं, भीम सिंह वर्सेज स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, 1986 का केस है सुप्रीम कोर्ट का। इस केस को हम आगे भी देखेंगे। दूसरा केस है रुदल शाह वर्सेज स्टेट ऑफ बिहार, यह 1983 का केस है सुप्रीम कोर्ट का। भीम सिंह का केस और रुदल शाह का केस जो है कॉन्स्टिट्यूशनल टॉर्ट से रिलेटेड है, जिसको हम स्टेट लाइबिलिटी जब डिस्कस करेंगे तो वहाँ डिस्कस किया जाएगा। लेकिन इन दोनों ही केसेज में राइट को, यानी जो लीगल राइट था उसको मान्यता प्रदान किया गया। अब हम दूसरे मैगजीम को देखेंगे। सेकेंड मैगजीम है डैमनम साइन इंजूरिया। तो यहाँ भी डैमनम मीन्स डैमेज, साइन मीन्स विदाउट एंड इंजूरिया मीन्स इंजरी, अर्थात डैमेज विदाउट इंजरी, यानी बिना क्षति के हानि, अर्थात एक्चुअल लॉस विदाउट इन्फ्रिंजमेंट ऑफ लीगल राइट, यानी बिना विधिक अधिकारों के उल्लंघन के वास्तविक हानि। यहाँ डैमनम वर्ड से तात्पर्य जनरल लैंग्वेज में डैमेज या क्षति या नुकसानी से होता है, जैसा कि जनरल पर्सन, सामान्य व्यक्ति समझते हैं कि इसके अंतर्गत धन की हानि, शारीरिक क्षति यानी फिजिकल डैमेज, हेल्थ डैमेज यानी स्वास्थ्य की हानि, या सर्विस डैमेज यानी सेवा या नौकरी की हानि, या इसी टाइप के कोई और डैमेज हो सकती है। वहीं इंजूरिया वर्ड से तात्पर्य लीगल डैमेज यानी विधिक क्षति से होता है। यह कोई आवश्यक नहीं है कि लीगल डैमेज के द्वारा एक्चुअल लॉस हुई हो, जैसा कि हमने पीछे बताया है पहले मैगजीन में। डैमेज विदाउट इंजरी, बिना क्षति के हानि का तात्पर्य है कि प्लेंटिफ चाहे इंजर्ड हुआ हो, यानी वादी चाहे क्षतिग्रस्त हुआ हो, किंतु उसके लीगल डैमेज न हुई, उसको विधिक क्षति न हुई, अर्थात
डिफेंडेंट के एक्ट से प्लेंटिफ में वेस्टेड किसी लीगल राइट का इन्फ्रिंजमेंट नहीं हुआ है, भले ही उसे एक्चुअल लॉस यानी वास्तविक हानि कारित हुई। प्लेंटिफ के लीगल राइट का इन्फ्रिंजमेंट न हुआ हो तो वह कोई सूट फाइल नहीं कर सकता है। Thus, breach of a legal duty or infringement of a legal right is the essential condition for arising of liability in tort. अतः अपकृत दायित्व के उत्पन्न होने के लिए विधिक कर्तव्य का भंग या विधिक अधिकारों का उल्लंघन आवश्यक शर्त है। इससे रिलेटेड कुछ केस ला हैं जिसको हम यहाँ देख सकते हैं। पहला केस आप नोट कर सकते हैं, ग्लोसेस्टर ग्रामर स्कूल केस। इस केस का फैक्ट यह है कि इस केस में प्लेंटिफ का एक स्कूल था, वादी का एक स्कूल था। डिफेंडेंट ने उसके पड़ोस में, यानी डिफेंडेंट ने क्या किया, उसके बगल में, उसके पड़ोस में एक स्कूल खोल दिया, जिसके परिणाम स्वरूप कुछ बच्चे प्लेंटिफ का स्कूल छोड़कर डिफेंडेंट के स्कूल में चले गए, जिससे प्लेंटिफ को इकोनॉमिक लॉस यानी आर्थिक क्षति हुई। यानी जब बच्चे प्लेंटिफ के स्कूल से डिफेंडेंट के स्कूल में चले गए तो प्लेंटिफ को क्या हुआ, आर्थिक क्षति हुई। कोर्ट ने डिसीजन दिया कि डिफेंडेंट लाइबल नहीं था, जो प्रतिवादी था वह उत्तरदायी नहीं था, क्योंकि प्लेंटिफ के किसी लीगल राइट का इन्फ्रिंजमेंट नहीं हुआ था। इसलिए यदि लीगल राइट का इन्फ्रिंजमेंट नहीं हुआ है तो लॉफुल कंपटीशन इज नॉट ग्राउंड ऑफ एक्शन। वैध प्रतियोगिता वाद लाने का आधार प्रदान नहीं करता। यानी कोई व्यक्ति पहले से कोई दुकान खोला हुआ है और बगल में कोई दूसरा व्यक्ति खोल लेता है तो पहला वाला व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के विरुद्ध कार्रवाई नहीं कर सकता कि हमारा नुकसान हो रहा है इनकी दुकान खोलने से। अगला केस नोट कर सकते हैं, मुगल स्टीमशिप कंपनी वर्सेज मैक ग्रेगर गो एंड कंपनी 1892। इस केस में फैक्ट यह था कि डिफेंडेंट्स, यानी एक से अधिक डिफेंडेंट थे। डिफेंडेंट्स जो कुछ जहाज़ों के स्वामी थे, सर्टेन शिप्स के ओनर्स थे। इन लोगों ने एक एसोसिएशन इस पर्पस से इस्टेब्लिश किया कि टू सिक्योर एन एक्सक्लूसिव ट्रेड फॉर द देमसेल्फ बिटवीन चाइना एंड यूरोप, कि उन्हें चीन तथा यूरोप के मध्य एकमात्र व्यापार प्राप्त हो सके। अर्थात वे जो एक चीनी का व्यापार था उसमें मोनोपोली यानी एकाधिकार स्थापित करना चाहते थे। इसलिए उन्होंने ऐसा एसोसिएशन बनाया था अपने व्यापार को सिक्योर करने के लिए। उन्होंने इस पर्पज की प्राप्ति के लिए उन कस्टमर्स को, उन ग्राहकों को रिबेट देने की घोषणा की, छूट देने की घोषणा की, जो उनके साथ व्यापार करेंगे। दे thus drove the plaintiff out of trade of carrying tea between China and Europe। परिणाम स्वरूप वादी को चीन तथा यूरोप के मध्य अपना चाय का व्यापार छोड़ना पड़ा। यानी इनके ऐसा कार्य करने से जो प्लेंटिफ था, जो वह भी चीन और यूरोप के साथ चीनी का व्यापार करता था, तो अब इनके ऐसा एसोसिएशन बनाने से उसको व्यापार छोड़ना पड़ा, क्योंकि उन्होंने रिबेट दे दिया था अपने कस्टमर्स को। तो मामला जब कोर्ट में गया
तो हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने निर्णय दिया कि द प्लेंटिफ हैड नो कॉज ऑफ एक्शन बिकॉज what the defendants did was for protecting and extending their trade so as increase their profits। अर्थात हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने कहा कि वादी को कार्यवाही करने का अधिकार नहीं था, क्योंकि प्रतिवादियों ने जो कुछ भी किया वह अपने व्यापार की रक्षा तथा प्रसार करने के लिए किया, जिससे कि उनके लाभ में वृद्धि हो तथा इससे प्रतिवादियों के किसी विधिक अधिकार का उनके द्वारा उल्लंघन नहीं हुआ। यानी उन्होंने अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए, अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए ऐसा किया था। उन्होंने प्लेंटिफ के लीगल राइट का वायलेशन नहीं किया था। तो भले ही प्लेंटिफ को एक्चुअल लॉस हुआ है, जब तक वह यह प्रूफ नहीं कर देगा कि उसके लीगल राइट का वायलेशन हुआ, तब तक वह कार्रवाई नहीं कर सकता। अब नेक्स्ट केस नोट कर सकते हैं। मेयर ऑफ ब्रेडफोर्ड कॉरपोरेशन वर्सेस पिकल्स, 1895 का केस है, अपील केस है, यानी हाउस ऑफ लॉर्ड्स का यह भी केस है। इन दिस केस द plaintiff corporation wanted to purchase some land for starting a scheme of water supply for the inhabitants of the town। इस वाद में वादी कारपोरेशन शहर के निवासियों को पानी उपलब्ध कराने के लिए एक योजना प्रारंभ करने हेतु कुछ भूमि खरीदना चाहती थी। डिफेंडेंट चाहते थे कि प्लेंटिफ यानी कारपोरेशन उनके लैंड परचेज कर ले, परंतु प्लेंटिफ ने ऐसा करने से इनकार कर दिया तथा प्लेंटिफ के पड़ोस के लैंड को खरीद लिया। यानी प्लेंटिफ जो था उसके बगल के भूमि को खरीद लिया। इससे जो डिफेंडेंट थे इतने अधिक क्रोधित हुए, यानी नाराज हुए कि बदला लेने के लिए, यानी प्रतिशोध लेने के लिए उन्होंने अपने लैंड पर एक साफ्ट, जिसको छड़ या कूपक कह सकते हैं, कि साफ्ट इस पर्पज से लैंड में खुदवाया जिससे कि लैंड का अंडरग्राउंड वाटर, यानी अंदर का जो पानी था जिससे प्लेंटिफ को वाटर मिलता था, पानी मिलता था, की दिशा यानी डायरेक्शन डाइवर्ट हो जाए, परिवर्तित हो जाए। Consequently, the water which percolated through his land from corporation's land on a higher level was discolored and diminished when it passed again to the lower land of the corporation। परिणाम स्वरूप वादी कारपोरेशन की ऊंची भूमि से पानी प्रतिवादी की भूमि के नीचे आकर फिर वादी की निचली भूमि में चला गया। इस क्रिया में पानी कम हो गया तथा पीने योग्य नहीं रह गया। जब मामला कोर्ट में गया तो हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने डिसीजन दिया कि डिफेंडेंट पिकल्स लाइबल नहीं था। जो प्रतिवादी था पिकल्स, वह उत्तरदायी नहीं था, क्योंकि वह अपने लीगल राइट्स को एक्सरसाइज कर रहा था। कोर्ट ने आगे कहा कि इट इज द एक्ट नॉट मोटिव फ्रॉम द एक्ट दैट मस्ट बी रिगार्डेड, अर्थात कार्य न कि उसका प्रयोजन देखा जाना चाहिए। यदि एक्ट से विदाउट इन्फ्रिंजमेंट ऑफ लीगल राइट, बिना विधिक अधिकार के उल्लंघन के डैमेज होती है, क्षति होती है, तो मोटिव यानी प्रयोजन चाहे कितना भी बुरा हो, कार्रवाई करने का अधिकार नहीं होगा। कोर्ट ने आगे कहा कि प्लेंटिफ तब तक कार्रवाई नहीं कर सकता जब तक कि वह यह
प्रूफ नहीं कर देता, साबित नहीं कर देता कि उसे लीगल डैमेज हुई है। अगला केस नोट कर सकते हैं, उषा बेन वर्सेज भाग्य लक्ष्मी चित्र मंदिर, 1978 का केस है, गुजरात हाईकोर्ट का। इस केस में प्लेंटिफ ने जय संतोषी माँ, ये फिल्म का नाम था जय संतोषी माँ, जय संतोषी माँ फिल्म के राइटर, प्रोड्यूसर तथा डायरेक्टर, जन लेखक उत्पादक था, जो निर्देशक था, उसके अगेंस्ट सूट फाइल किया प्लेंटिफ ने। प्लेंटिफ का एलिगेशन था कि इस फिल्म से उन व्यक्तियों के रिलीजियस फीलिंग्स यानी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचती है जिन्हें हिंदू रिलीजन में बिलीव है, विश्वास है, क्योंकि इस फिल्म में सरस्वती, लक्ष्मी एंड पार्वती को ज्वेलस यानी ईर्ष्यालु बताया गया और उनका उपहास किया गया, उनका मजाक उड़ाया गया है। इसलिए इस फिल्म पर रोक लगाई जाए, यानी उन्होंने जो प्लेंटिफ से उन्होंने परमानेंट इंजंक्शन यानी स्थायी व्यादेश की मांग की थी, क्षतिपूर्ति की मांग नहीं की थी, डैमेज की कार्रवाई नहीं की थी, बल्कि परमानेंट इंजंक्शन यानी स्थायी व्यादेश की मांग की थी। अपने शब्दों में कहा जाए तो रोक लगाने की मांग की थी। वैसे तमाम सारे फिल्में आती हैं तो ऐसी मामले आते रहते हैं कोर्ट में। तो मामला जब कोर्ट में गया तो गुजरात हाई कोर्ट ने डिसीजन दिया कि कोर्ट्स ने किसी के रिलीजियस फीलिंग्स को, धार्मिक भावनाओं को यदि क्षति पहुंचती है, डैमेज पहुंचती है, तो उसे सिविल रॉन्ग की कैटेगरी में नहीं रखा है। यानी रिलीजियस फीलिंग को अगर ठेस पहुंचती है तो वह सिविल रॉन्ग की कैटेगरी में नहीं आता है। इसलिए कोर्ट ने डिसीजन दिया कि इस केस में प्लेंटिफ के लीगल राइट्स का वायलेशन नहीं हुआ है। कोर्ट ने आगे कहा कि यदि डिफेंडेंट के फिल्म से प्लेंटिफ के रिलीजियस फीलिंग्स को ठेस पहुंचती है तो कोई ऐसा सब्जेक्ट यानी ऐसा कोई विषय नहीं है जिससे कॉज ऑफ एक्शन यानी वाद हेतुक अर्थात वाद लाने का कारण उत्पन्न हो। इस केस में प्लेंटिफ के परमानेंट इंजेक्शन की मांग कर रहा था, जिसे कोर्ट ने क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। अगला केस है टाउन एरिया कमेटी वर्सेज प्रभु दयाल, 1975 का केस है। इस केस में प्लेंटिफ ने बिल्डिंग के ओल्ड फाउंडेशन पर 16 शॉप्स का कंस्ट्रक्शन किया। जो वादी था उसने एक पुराना मकान था, उसके पुराने नींव पर 16 दुकानों का निर्माण किया। यह कंस्ट्रक्शन का कार्य विदाउट गिविंग ए नोटिस ऑफ इंटेंशन टू इरेक्ट ए बिल्डिंग अंडर सेक्शन 178 ऑफ द यूपी म्यूनिसिपैलिटीज एक्ट एंड विदाउट ऑब्टेनिंग नेसेसरी सैंक्शन रिक्वायर्ड अंडर सेक्शन 180 ऑफ द एक्ट। अर्थात यह निर्माण का कार्य भवन निर्माण के आशय की सूचना दिए बिना किया गया, जिसकी यूपी नगर पालिका अधिनियम की धारा 178 के अंतर्गत अपेक्षा की गई थी। इसी अधिनियम की धारा 180 की अपेक्षाओं के अनुसार भवन निर्माण की आवश्यक स्वीकृति यानी सैंक्शन भी नहीं ली गई। डिफेंडेंट यानी म्यूनिसिपैलिटीज ने इस कंस्ट्रक्शन को डिमोलिश करा दिया, ध्वस्त करा दिया यानी गिरा दिया। प्लेंटिफ ने एलिगेशन लगाया, आरोप लगाया कि डिफेंडेंट्स का एक्ट, जो प्रतिवादी थे उनका जो कार्य है इलीगल था, अवैध था, क्योंकि वह मैलाफाइड था यानी विद्वेषपूर्ण था। कोर्ट ने कहा कि डिफेंडेंट किसी इंजरी के लिए लायबल नहीं थे, क्योंकि कोई लीगल इंजरी प्रूफ नहीं की जा सकी, विधिक क्षति साबित नहीं किया जा सका, इसलिए यहाँ डिफेंडेंट लायबल नहीं होंगे।
दो और केस हैं जिसको आप सेल्फ स्टडी कर सकते हैं। पी सीतारामैया वर्सेस महालक्ष्मी अम्मा, 1958 का केस है आंध्र प्रदेश का। और जेठू सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान, 2014 का केस है राजस्थान हाई कोर्ट का। इसको आप देख सकते हैं। इसी प्रकार के तमाम सारे केसेस और भी हैं जिसको आप सेल्फ स्टडी कर सकते हैं समझने के लिए। चीज़ों को केस लॉ के माध्यम से ही समझ सकते हैं, क्योंकि लॉ ऑफ टॉर्ट केस लॉ पे बेस्ड है। तो इसके टॉर्ट के लॉ को जानने के लिए केस लॉ को जितना अधिक डिस्कस करेंगे या समझेंगे जानेंगे, उतना ही लॉ ऑफ टॉर्ट को भी आप जानेंगे। तो कंक्लूजन के रूप में यह कहा जा सकता है कि दोनों मैगजीम्स, दोनों जो सूत्र हैं, इन दोनों सूत्रों से रिलेटेड केस इस फैक्ट को क्लियर करते हैं कि व्यक्ति के लिए राइट्स का बड़ा इंपॉर्टेंस है एवं सभी राइट इकोनॉमिक लॉस एंड प्रॉफिट के तराजू पर नहीं तौले जा सकते। आर्थिक हानि या लाभ के तुला या तराजू पर नहीं तौले जा सकते। उनका इंडिपेंडेंटली भी कुछ अस्तित्व है। दूसरी ओर यदि एक व्यक्ति अपने उचित अधिकारों का जो फेयर राइट्स है उसको एक्सरसाइज कर रहा है, तो चाहे उन राइट्स का एक्सरसाइज कितना भी केयरफुली किया जाए, दूसरे पार्टी को उससे हानि उत्पन्न हो सकती है, यानी इंजरी एराइज होने की संभावना बनती है। तो लॉ ऐसे व्यक्ति की कुछ सहायता हेल्प नहीं कर सकता। थैंक यू।